राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक गूंगी पत्नी की कहानी। क्या था गूंगी पत्नी का रहस्य? दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बिरमू नाम का व्यक्ति रहता था। वह तंत्र मंत्र और नजर उतारे में बड़ा माहिर था। गांव के लोग छोटी मोटी समस्या के लिए बिरमू के पास जाते थे। बिरमू शादियों में ढोल बजाने का कार्य करता था। एक बार की बात है कि एक विवाह में बिरमू जो ढोल बजाने के लिए गया हुआ था, उसके साथी भी मसक बीन बजाने के लिए उसके साथ थे। लेकिन उस गांव में जब बारात जो है दुल्हन को लेकर रात में ही विदा हो गई थी और वापस अपने गांव में पहुंच गई थी। अगले दिन बिरमू को दूसरी शादी में ढोल बजाने के लिए जाना था, सो वह रात को ही अब विदा लेकर अपने साथियों से गांव चलने के लिए कहने लगा। लेकिन उसके साथियों ने चलने से मना कर दिया कि रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता है और रास्ते में जंगली जानवरों का भी डर रहेगा। लेकिन बिरमू ने जब उन्हें बताया कि अगले दिन भी बारात में शामिल होना पड़ेगा और ढोल बजाना पड़ेगा क्योंकि अगले दिन भी विवाह है, इसलिए उसके साथी मान गए और बिरमू के साथ चल पड़े। जंगल के रास्ते में बिरमू ने कहा कि ढोल बजाते चलो, जिससे कि जंगली जानवरों के खतरे से हम बचे रहेंगे और रास्ता भी पार हो जाएगा। रात के 2 बजे का समय रहा होगा। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। चांद की रोशनी में पूरा इलाका नहाया हुआ था। कान काटने वाली साए साए करती हवाएं चल रही थी कि उनकी नजर एक पहाड़ पर, जो थोड़ी सी समतल जमीन थी, पहाड़ी के पास में उस पर कुछ नाचते हुए लोग उन्हें देखे, जिन्हें देखकर वे डर गए। बिरमू सारी बात समझ गया। उसने अपने साथियों से कहा कि ये लोग हमारी ही तरह कहीं से आ रहे होंगे, थोड़ी देर के लिए रुक गए होंगे, शायद ये भी कहीं से आए हुए हैं। तो उसके साथी बोले, नहीं नहीं, ये तो मुझे भूत लगते हैं। वे डरते डरते बोल रहे थे। बिरमू बोला, अरे नहीं, अगर भूत भी हुए तो मैं निपट लूंगा, तुम चिंता मत करो, मेरी विद्या कब काम आएगी। देखो, उन्होंने हमें देख लिया है, तुम डरो मत। अगर हम डर गए तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनको नचाने के लिए उनके पास चलते हैं। बिरमू समझ गया कि पास में मरघट है जिसमें चिता अभी भी जल रही थी। वहाँ वह इस वक्त नाचने वाले भूतों के अलावा और कौन हो सकता है। यही रास्ता दिखा बिरमू को भूतों से बचने का, क्योंकि वह उन्हें नचाएगा तो इसी बहाने से वह उनसे बच सकता है। मरते क्या न करते, उसके साथी भी बिरमू के साथ चल दिए और पहुंच गए उनके पास। उनके उल्टे पांव देखकर उसके साथी डर गए। उन्होंने ढोल और मसक बीन बजाना बंद कर दिया। भूत भी ढोल की आवाज में खूब नाचते रहे। जब वे थक गए तो उनमें से एक भूत उनकी ओर बढ़ने लगा। उसको अपनी ओर आते देखकर बिरमू मंत्र पढ़ने लगा। उसके दोनों साथियों का डर के मारे बहुत बुरा हाल था कि भूत बोल पड़ा, डरो मत मित्र, तुमने हमें बहुत नचाया है, हमें बहुत मजा आया है, हम बहुत खुश हैं। तुम्हें जो भी मांगना है मांग लो, हमारे बस में होगा तो हम दे देंगे। उन दिनों रुपयों को देकर, बेटी वाले को रुपया देकर शादी होती थी। बिरमू के पास लड़की वालों को देने के लिए रुपए तो थे नहीं, जिससे उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। उसने सोचा, एक भूतनी से शादी कर लूंगा, क्योंकि उसने देखा कि वह बहुत ही सुंदर भूतनी उसे नाचते हुए दिखाई दे रही थी। उसने अपनी बात उस भूत के सामने रख दी। भूतों ने बिरमू को बहुत समझाया कि वे ऐसा नहीं कर सकते, पर बिरमू तो भूतनी की माया में सुध बुध खो चुका था। भूतों ने उसे खूब लालच दिया, पर वह अपनी बात पर अटल रहा। अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो इस भूतनी से मेरा विवाह करा दो। हार कर भूतों को अपना वचन निभाना पड़ा और मरघट में शादी की रस्म पूरी हो गई। बिरमू और भूतनी की शादी दोनों और पति पत्नी बन चुके थे। भूत ने कहा, देखो बिरमू, ये भूतनी अब एक साधारण औरत की तरह
तुम्हारे साथ तुम्हारा घर बसाएगी और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। पर ध्यान रखना, यह जब तक चुप रहेगी तेरी पत्नी रहेगी। इसका मुंह नहीं खुलना चाहिए। जिस दिन इसका मुंह खुल गया यह हड्डियों के ढेर में बदल जाएगी और वापस हमारे पास आ जाएगी। यह कहकर उन्होंने बिरमू से विदा ली और बिरमू भी अपनी पत्नी को लेकर खुशी खुशी अपने गांव अपने साथियों के साथ चल। बिरमू अपनी पत्नी और अपने साथियों के साथ गांव की ओर जा रहा था। बिरमू ने अपनी बुद्धि से अपने साथियों को भूतों से नहीं बचाया, बल्कि वह भूतनी से शादी भी रचा ली थी। बिरमू अपनी भूतनी पत्नी को लेकर अपने गांव पहुंच चुका था। गांव के लोग बिरमू की अचानक हुई शादी को देखकर हैरान रह गए। बिरमू ने अपने माता पिता को समझा दिया कि यह गूंगी लड़की है, इसलिए इशारों में ही बात करना। माँ बाप को सुनकर यह तो दुख हुआ कि उनकी बहू गूंगी है, पर साथ में वे खुश भी थे। चलो, जैसे भी हमारे बेटे का घर तो बस गया। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। बिरमू की पत्नी ने घर बाहर का काम बहुत अच्छे से संभाल लिया था, लेकिन वह गांव के लोगों से बहुत कम मिलती थी। अब वह 2 बेटे और 2 बेटियों की मां बन चुकी थी। परिवार का वह बहुत ख्याल रखती थी। घर वाले उसके इशारे आसानी से समझ जाते थे। यूं समझो जिंदगी बड़े अच्छे से कट रही थी। एक दिन बिरमू के बच्चे गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे। खेल खेल में बच्चों में आपस में झगड़ा हो गया। एक लड़का बिरमू के लड़के से बोल पड़ा, चुप रह वे भूतनी के बच्चे, और वह उससे लड़ पड़ा उस बच्चे से। और पास में खड़ा दूसरा बच्चा भी बोल पड़ा कि क्यों लड़ाई कर रहे हो, इसने कोई गलत तो बोला नहीं है। लोग तो यही कहते हैं कि तेरी माँ भूतनी है, और तू ही बता, अगर तेरी माँ भूतनी नहीं है तो वह लोगों से मिलती क्यों नहीं है और किसी से बोलती क्यों नहीं है? गांव के लोग भी तुम्हारे घर आने से इसलिए ही कतराते हैं। बिरमू के बच्चे अपना सा मुंह लेकर घर आ गए। अपने बाबा से पूछ बैठे कि लोग माँ को ऐसा क्यों बोलते हैं, फिर माँ बोलती भी क्यों नहीं है? बिरमू ने उन्हें समझाया कि बेटा, वे बच्चे झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारी माँ गूंगी है, इसलिए बोल नहीं सकती। बच्चे उस समय तो चुप हो गए, पर उन्होंने सोच लिया वे अपनी माँ को बुलवा कर ही मानेंगे। एक दिन बिरमू किसी काम से दूसरे गांव गया हुआ था। बच्चों की माँ भी पानी लेने जो कुएं पर गई हुई थी। बच्चों ने सोचा कि खाना बनाने का भी टाइम हो रहा है और माँ को मसाला पीसने के लिए सिलबट्टे की जरूरत तो पड़ेगी। क्यों ना हम इसे छुपा लें, तो माँ हमसे पूछेगी कि सिलबट्टा कहाँ है। थोड़ी देर बाद पानी लेकर माँ भी आ गई और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। जो खाना बनाने की तैयारी करने लगी तो खाना बनाने के लिए मसाले पीसने थे, पर बट्टा नहीं मिला। इशारों में उसने अपने बच्चों से पूछा कि सिलबट्टा कहाँ है, पर आज तो बच्चों ने ठान रखी थी कि वे आज तो माँ को बुलवा कर ही मानेंगे। काफी देर ढूंढने के बाद जब सिलबट्टा नहीं मिला और ना ही बच्चों ने कोई जवाब दिया, तो वह झल्ला कर बोल पड़ी, बट्टा कहाँ है। बस उसने तो यही कहा था कि सिलबट्टा कहाँ है। बस उसका इतना ही कहना था कि वह तो हड्डियों के ढांचे में बदल गई। यह देखकर बच्चे रोने लगे। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। वे अपने किए पर पछता रहे थे। सोचने लगे उन्होंने माँ से ऐसी जिद क्यों की। अपनी माँ को हड्डियों के ढेर में बदलते हुए देखकर बच्चे भागकर अपने दादा दादी के पास गए, तो दादा दादी का भी रो रो कर बुरा हाल था। दादा ने किसी तरह अपने को संभाला और बच्चों को दिलासा देने लगा। उन्हें डर था यदि इस बात का पता गांव वालों को लग गया तो न जाने वे उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। ऐसे ही कहीं न कहीं किस्से सुने थे उन्होंने, और उन्हें याद करके उनकी रूह कांप जाती थी। उन्होंने बच्चों को हिदायत दे दी कि इस बात का पता किसी को न चले, वे गांव वालों से दूर रहें तो ठीक ही रहेगा। 2 दिन हो गए थे, घर में चूल्हा नहीं जलाता। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था कि वे क्या करें। बच्चे हड्डियों के ढेर को घेर कर अपनी माँ को याद करके आंसू बहाते रहे। बिरमू को गए हुए 2 दिन हो गए थे, क्योंकि बिरमू गांव से दूर एक शादी में गया हुआ था।
तो बिरमू जब सोया हुआ था तो उसे आवाज लगी, ए जी सुनते हो, घर जल्दी जाओ, 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है, बच्चों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, उनका रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। बिरमू के कानों में जैसे ही अपनी पत्नी की आवाज पड़ी, उसकी नींद खुल गई। वह घबरा गया। सुबह का समय था। यही सोचकर डर गया कि लोग कहते हैं सुबह का सपना सच होता है। वह सोचने लगा, सपने में क्यों आई मेरी पत्नी? इससे पहले तो वह आज तक कभी नहीं आई थी। फिर उसने यूं क्यों कहा कि घर जल्दी जाओ? ये भी तो कह सकती थी जल्दी घर आओ। यह सब याद करके बिरमू परेशान हो गया। शादी भी संपन्न हो चुकी थी। वह अपने साथियों के साथ शादी वाले घर से विदा लेकर अपने घर के लिए चल पड़ा। रास्ते भर तरह तरह के बुरे ख्याल उसको परेशान कर रहे थे। पूरे रास्ते एक घड़ी के लिए भी उसने आराम नहीं किया। साथियों के पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। सुबह के चलते चलते रात होने से पहले वे गांव में पहुंच गए। घर में पहुंचते ही उसे मुश्किल से जो चुप हुए बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। अपने पिता को देखकर वे अपने पिता से लिपट कर रोने लगे। उसको कुछ गलत होने की आशंका होने लगी। बूढ़े माँ बाप भी उदास होकर उसकी ओर देख रहे थे, पर सब दिखाई दे रहे थे, पर बिरमू को उसकी पत्नी नहीं दिखाई दे रही थी। बिरमू ने पूछ लिया बाबा से। बाबा ने रसोई वाले कमरे की ओर इशारा कर दिया। बिरमू जैसे ही रसोई घर में पहुंचा, हड्डियों का ढेर देखकर उसे भूत की अपनी पत्नी को बात न करने वाली हिदायत याद आ गई। वह समझ गया उसकी पत्नी ने जरूर मुंह खोल दिया होगा। सपने वाली बात याद आ गई। उसने अपने पिता से पूछ लिया। बाबा ने पूरी बात बिरमू को बता दी। अब बिरमू हड्डियों को सीने से लगाकर अपनी पत्नी की याद में फूट फूट कर रोने लगा। बच्चे भी सहमे सहमे एक कोने पर खड़े अपने बाबा को टकटकी लगाए देख रहे थे। उसे बच्चों पर गुस्सा तो बहुत आया, पर बिन माँ के बच्चे समझकर गुस्सा पी गया। थोड़ी देर में बच्चों को सीने से लगाकर रोने लगा। पत्नी की अस्थियां कब तक घर में रखते? माँ बाबा ने भी उसे अस्थियों के नजदीक ही जो छोटी नदी थी पास में, उसमें आगे चलकर गंगा नदी मिलती है, तो उसने बिरमू से कहा, बेटा इन अस्थियों को वहां ले जाकर विसर्जित कर दो, नहीं तो गांव में इस बात को किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना गांव वाले हमको जीने नहीं देंगे। बच्चे की माँ की अस्थियों को बिरमू ने वहां से किसी भी हालत में नहीं ले जाने दे रहे थे। बच्चे बहुत रो रहे थे और बिरमू को अस्थियां नहीं ले जाने दे रहे थे, और वे उनको घेर कर बैठे हुए थे, बस रोए जा रहे थे। दिन रात उन्हें देखकर माँ की याद करते रहते। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। माँ की याद में वे तड़प रहे थे। ये देखकर बिरमू भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। एक दिन सुबह सुबह जब बच्चे सो रहे थे, तो बिरमू ने हड्डियों की पोटली उठाई और चल पड़ा उन्हें नहर में बहाने के लिए। वह चल ही रहा था कि पोटली में से आवाज आई, कैसे हो जी? मुझे मालूम है तुम सभी दुखी हो। बच्चे तो मेरी हड्डियां भी नहीं उठाने दे रहे थे ना, मुझे पता है उन पर क्या गुजर रही है। मेरा भी यही हाल है। पता है तुम्हें, मैं अपने को ही दोष दे रही हूँ। मत मारी गई थी मेरी, क्यों झल्लाई मैं बच्चों पर उस दिन? ये तो बच्चे थे, उन्हें तो बुरा लगना ही था कि कोई उनकी माँ को भूतनी कहे। पूछ लिया उन्होंने बस। वो देखो तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं मेरे बच्चे, उन्हें डांटना मत, प्यार से समझाना। और कहकर वह आवाज चुप हो गई। तभी बच्चे बिरमू के पास आ गए और कहने लगे, बाबा हमारी माँ को कहीं नहीं ले जाना, और बिरमू से चिपक कर रोने लगे। तभी पोटली में से फिर आवाज आई कि ठीक है, मैं इन्हें समझाती हूँ, उस पेड़ के नीचे ले जाकर बैठा दो इन्हें। पोटली में से जो फिर आवाज आई, तो बिरमू ने अपने बच्चों को उस पेड़ के नीचे ले जाकर बैठा दिया। पोटली में से फिर आवाज आई, देखो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारे बिना उतनी ही दुखी हूँ जितना तुम मेरे बिना हो। मैं भूत लोक में रहते हुए भी हमेशा तुम्हें याद करती रहूंगी। खाओ बेटा अपनी माँ की कसम,
कि अब तुम रोओगे नहीं और ना ही अपने बाबा को परेशान करोगे और अपने बूढ़े दादा दादी का भी ख्याल रखोगे। अभी मेरी अस्थियां नहर में बहाने दो और अपने बाबा को जो काम करना उन्हें करने दो। मैं यहाँ भूत लोक में दुखी रहूंगी अगर तुम नहीं मानोगे। तुम अपनी माँ को दुखी देखना चाहते हो क्या? नहीं ना? तो मेरे बच्चे तुम घर जाओ। और वह अपनी बड़ी लड़की से कहने लगी, हे बड़की, जल्दी ले जा भाई बहन को घर, और दादा दादी नहीं तो घबरा रहे होंगे। और कहकर वह आवाज फिर चुप हो गई। बच्चे भी नम आंसुओं से उनकी आंखें भीगी हुई थी, आंसुओं में अपनी माँ को याद करते करते। और फिर उन्होंने अपनी माँ की जो आवाज सुनी उसे उन्होंने मान लिया और अपने घर की तरफ चल पड़े। और उधर बिरमू भी नहर की तरफ चल। बिरमू नहर के पास पहुंच चुका था, अस्थियों को बहाने ही वाला था कि उसकी पत्नी की आवाज फिर सुनाई दी। सुनते हो जी? रुक गया। आवाज सुनते ही बिरमू रुक गया। थोड़ा रुकिए, सामने पहाड़ी से हमारी आती हुई मनुष्य जैसी आकृतियों को देख रहे हो? वे मेरी जैसी आत्माएं हैं, मुझे ही लेने आ रहे हैं। उनसे बिल्कुल भी मत डरना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। हाँ, उनमें तुम्हारा जिगरी दोस्त शोभन भी है, लगता है वो हमारी ही तरफ आ रहा है। बिरमू ने बोला, कौन शोभन? याद आया कि नहीं? बिरमू को याद आ गई शोभन की। उसके मन में जो थोड़ा बहुत डर था अब वह उत्सुकता में बदल गया और वह उनका इंतजार करने लगा। शोभन का। शोभन पास आ चुका था। डरावना तो नहीं लग रहा था, पर गौर से देखने पर उसके पांव कुछ उल्टे लग रहे थे। और वह बोल पड़ा, कैसे हो बिरमू? देख, 15 साल हो गए मुझे तुम्हारी दुनिया से गए हुए। मुझे मालूम है तो खूब याद करता है मुझे, मेरे माँ बाबा की मदद भी कर देता है। बस यही देखकर उनकी चिंता नहीं रहती। तुझे तो याद होगा उस दिन जब गांव के घास के जंगल में आग लगी थी और पूरा गांव आग बुझाने के लिए जंगल में पहुंच गया था। पूरा गांव आग बुझाने में जुटा था, पर आग की लपटें जो थी कि बुझने का नाम नहीं ले रही थी। तूने और संतू चाचा ने कितना मना किया था कि मुझे कि आगे मत जा, आग की लपटें बहुत ऊंची हैं, पर मैंने किसी की नहीं सुनी। हरी झाड़ को लेकर आग बुझाने में जूझ गया और गिर गया आग की लपटों में। जब तक आग शांत हुई थी मैं तो तुम्हारी दुनिया से जा चुका था। कितना रोया था तू। हाँ याद है, पिछले साल भी आग लगी थी, पूरा गांव हार गया था। जब तुम चले गए थे तब हमने आग बुझाई थी। अरे हम तो अभी भी अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। सच बताऊं, जब मेरी आयु पूरी हो जाएगी और कुदरत मुझे मुक्ति दिलाएगा तो मैं उनसे विनती करूंगा कि मैं इसी योनि में रहना चाहूंगा। कम से कम अपनों की खैर खबर तो मिलती रहेगी। बिरमू बड़े ध्यान से शोभन की बातें सुन रहा था। बिरमू, हाँ बिरमू, तुझे याद तो होगा, तू मेरे को कहकर हमारे मवेशी चराने के लिए पड़ोस के गांव की सरहद में ले जाते थे। उसी गांव की बिंदु जो अपने मवेशी भी वहीं चराने आती थी, उसी से मिलता था ना तू? कितनी बार तुझे इस बात के लिए मार खानी पड़ी थी, पर तू तो जो था ना 2-3 दिन बाद ही मवेशी लेकर वहीं पहुंच जाता था। पागल सा हो गया था तू जब तूने सुना था कि बिंदु पेड़ से गिरकर सदा सदा के लिए इस दुनिया से चली गई। वही बिंदु तो है जिसे तू कंधे पर लादे हुए है। हम उसे ही लेने आए। कहते कहते शोभन शांत हो गया। लो, अब नहर भी आ गई, बहा दे मेरी अस्थियां। मैं भी भूत लोक में अपने साथियों के साथ पहुंच जाऊंगी। पर ये मत सोचना मुझे कि तुम लोगों की याद नहीं आएगी। बच्चों, बूढ़े, माँ बाबा और अपना ध्यान रखना। भर्राई आवाज में वह आवाज आनी शांत हो गई। बिंदु, तुमने कभी जिक्र नहीं किया कि तुम ही मेरी बिंदु हो। उस दिन जब तुम साथियों के साथ ढोल नगाड़े की थाप पर नाच रही थी तो तेरे को देखकर मन में एहसास तो हुआ था कि कहीं ये मेरी बिंदु की आत्मा तो नहीं है। उस दिन न जाने क्यों तुमको खो गया था मैं सब तेरी ही माया थी। तूने गलती क्यों की?
क्यों आई बच्चों के उकसाने में? चुप रहती, कैसे रहेंगे हम तेरे बगैर? देख शोभन, मैं भी चलने का इशारा कर रहा हूँ और तू जा, बच्चों की चिंता मत करना। कहते कहते अस्थियां नहर में बहा दी। अच्छा जी, अपना ध्यान रखना, जल्दी घर जाओ, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। अस्थियां पानी में बहते बहते दूर निकल गईं और अब बिंदु की आवाज भी शांत हो गई। बिरमू बिंदु को याद करता हुआ अपने गांव की तरफ चल दिया। हाँ, बीच बीच में सामने पहाड़ी की तरफ इसी आशा से देखता रहा, शायद बिंदु उसको नजर आ जाए, लेकिन बिंदु उसे नजर नहीं आ रही थी। अब बिरमू भारी मन से बिंदु की अस्थियां प्रवाहित करके अपने गांव की ओर चल पड़ा। दिन काफी निकल आया था। गांव में पहुंचते ही लोगों ने पूछ लिया, गांव वालों ने, कि कहां से आ रहा है। साथ में पूछना भी नहीं भूले कि आजकल उसकी पत्नी दिखाई नहीं दे रही। बिरमू, आजकल तुम इतनी सवेरी सवेरी कहां से आ रहे हो और पत्नी भी दिखाई नहीं दे रही है? क्या कारण है? सब ठीक ठाक तो है? तब बिरमू ने कहा, अभी उसी को छोड़कर आ रहा हूँ, उसको लिवाने उसके मायके से आए थे, बता दिया बिरमू ने गांव वालों को। बिरमू घर पहुंच चुका था। बच्चे जिनकी आंखों में अभी भी आंसुएं भरी हुई थी, उनको अपनी माँ का संदेश भी दिया और बच्चों को समझा भी दिया कि कोई उनसे उनकी माँ के बारे में पूछे तो कह देना माँ नानी को मिलने नानी के गांव गई हुई है। और जुट गया अपनी जिंदगी को पटड़ी पर लाने के लिए। पर छोटे छोटे बच्चों को संभालना, फिर रोजी रोटी कमाने के लिए खेती और शादियों में जाने के साथ साथ आसान नहीं था जिंदगी में आगे बढ़ना। माँ बाबा किसी तरह बच्चों के लिए माँ लाने की सलाह दे रहे थे। बिरमू को यह हरगिज मंजूर नहीं था, पर जब कभी बच्चों की हालत देखकर माँ बाबा की बात पर ध्यान देता तो सोचने लगता, चार चार बच्चे और गरीब के उम्र दराज के साथ कौन घर बसाएगा। एक तो चार चार बच्चे हैं, ऊपर से उम्र भी हो गई है और एक गरीब भी हूँ, ऐसे में कौन अपनी बेटी मुझे देगा। पर बिंदु की याद आते ही ऐसा सोचने के लिए उसे अपने मन ही मन बिंदु से माफी मांगने लगता। सुनो जी, माँ बाबा ठीक कह रहे हैं, बड़की कितना काम करने लगी है, 12 साल की ही तो है, फिर तुम्हारे भी कितने काम हैं। बारात में जाते हो, 3-3, 4-4 दिन से पहले नहीं लौटते। तुम दूसरी शादी कर लो, मुझे कतई भी बुरा नहीं लगेगा। अरे मेरे बच्चों को उनकी देखभाल करने के लिए माँ मिल जाएगी, इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए क्या होगी। कहकर चुप हो गई बिंदु। खुल गई बिरमू की नींद, क्योंकि उसे सपने में बिंदु आ गई थी और वह याद करने लगा बिंदु को। आज फिर बिरमू के माँ बाबा ने बच्चों के लिए माँ लाने की बात छेड़ दी। बच्चों को इस बात की भनक लग गई तो बोल पड़े, हमारी माँ तो हमें चाहिए, ला सकते हो ले आओ, लेकिन हमें अपनी ही माँ चाहिए, कोई दूसरी माँ नहीं चाहिए। देख भाई, तुमसे तो कुछ छिपा हुआ नहीं है। पत्नी तो वापस प्रेत लोक चली गई, बच्चों के खातिर तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मेरे साथ एक बार फिर उसी जगह पर चलना पड़ेगा। बिरमू अपने दोस्तों को बता रहा था और उन्हें दोस्ती का वास्ता देकर कह रहा था। दूसरे गांव के जो उसके साथी ढोल बजाने में उसकी मदद करते थे, उन्होंने डरते डरते हाँ कर दी कि ठीक है यार, यारी किस दिन काम आएगी, हम तेरा साथ जरूर देंगे। रात के 12 बजे होंगे। बिरमू और उसके साथी पहुंच गए उसी जगह पर जहां वे पिछली बार भूतों से मिले थे, पर वहां उनको कोई नजर नहीं आया। हाँ, पास में शमशान घाट पर हल्की हल्की आग की लपटें दिख रही थी। कुछ देर बाद उन्हें किसी के बात करने की आवाज सुनाई दी। बिरमू की उम्मीद अब जग गई थी, पर साथी का चेहरा देखने लायक था। वह डर के मारे जो पीला पड़ गया था उसका चेहरा। साथी को किसी भी हालत में बिरमू ने डरने को कह दिया कि डरना नहीं है, किसी भी हालत में डरना नहीं। उसे मालूम था कि भूतों का मुखिया उनकी बात नहीं मानने पर उनसे नाराज होगा, और कह दिया साथी को
कि जो ढोल बजाने के लिए और खुद जोर जोर से ढोल पर भूत सागर की तान छेड़ दी। ढोल दमाओं की आवाज सुनकर सारे प्रेत जो शमशान घाट में बैठे थे वहां से ही जो उधर की तरफ चलते हुए जा रहे थे, और तो उनके मुखिया ने उन्हें रोक दिया, इसके लिए कि हमने कुदरत से विनती करके नियम तोड़े थे, पर इसने हमारी दी हुई हिदायत को नहीं माना, इसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, कहकर चुप हो गया था भूतों का मुखिया। यह सुनकर सारे भूत भूतनी सहम से गए, जो जहां थे वहीं रुक गए। उनको डर सताने लगा कि मुखिया बिरमों को न जाने क्या सजा देगा। मुखिया जी, माफी चाहती हूँ, अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बिंदु भूतनी को कितने अच्छे से रखता था। बिंदु जो था बिरमू था, भूतनी को बहुत अच्छे से रखता था। बिरमू ने कितना प्यार करता था वह, उसे बचपन में भी और इस योनि में आने के बाद भी। देखो उसके बच्चे कितना प्यार करते हैं इससे, और ये अपने बच्चों से भी। और फिर बिरमू की वजह से यह सब तो नहीं हुआ ना। बच्चों का भी क्या दोष, कैसे सहन करते कि उसकी माँ को कोई कुछ कहे। भावनाओं में बह गए थे, मुंह खुलवा दिया माँ का अपनी का। दंड तो उन लोगों को मिलना चाहिए जो एक दूसरे की कमी निकालकर उनकी भावनाओं का मजाक बनाते हैं। अगर आपने बिरमू को दंड दिया तो उसके बच्चे और उसके बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। देखो तो बिंदु का चेहरा बिरमू को सजा देने की बात सुनकर कितना डर गई है बेचारी, कितनी दुखी है। अपने बच्चों को याद कर कर के चुप हो गई बिंदु की सहेली, क्योंकि बिंदु की सहेली ही बिंदु के दुख को मुखिया को बता रही थी। ठीक कह रही हो, पर थोड़ी परीक्षा तो लेनी होगी बिरमू की, क्योंकि वह भी तो हमारा लेने का हक है कि वह भी ना ले। सुनकर मुस्कान लौट आई सभी के चेहरे पर। अब सारे जो उधर पहुंच गए जहां बिरमू अपने साथी के साथ जोर जोर से ढोल बजा रहा था। बंद करो यह सब, तुमने और तुम्हारे गांव वालों ने बिंदु भूतने के साथ किया, वो माफ करने के लायक नहीं है क्या। कैसे स्वार्थी लोग हैं धरती पर जो दूसरों की खुशी नहीं देख सकते। मालूम है तुम बिंदु को उसके पिछले जन्म में बहुत चाहते थे, शादी करना चाहती थी वो तुमसे, इसलिए कुदरत से प्रार्थना करके उसके नियम को तोड़कर तुम्हारी शादी हमने बिंदु से करवाई थी, जिससे उसकी तुमसे प्यार की अधूरी इच्छा पूरी हो जाए। पर तुम जो थे, तुम्हें परीक्षा देनी होगी। अगर सफल हुए तो तुम बिंदु को पालोगे और उसके बच्चों को उनकी माँ मिल जाएगी। कड़कती आवाज में भूतों का मुखिया बोल रहा था। डरते डरते बिरमू ने परीक्षा देने के लिए हामी भर दी। तब वह कहने लगा, सुनो, हम तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग करेंगे। अगर कुदरत को मंजूर हुआ तो तुम फिर जिंदा हो जाओगे और हम बिंदु को तुम्हारे साथ विदा कर देंगे, वरना तुम अपनी जान से हाथ धो लोगे। अगर तुम बिंदु के बिना जाना चाहो तो तुम जा सकते हो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। मुखिया ने अपना आदेश जो बिरमू को सुना दिया। बिरमू के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। बिना देरी किए उसने अपना शर्म जो सिर था वह कलम करवाने के लिए मुखिया के आगे कर दिया। यह देखकर बिंदु की आंखें भर आई। मुखिया और दूसरे प्रेत प्रेतनी सब बिरमू के आगे अपनी पत्नी बिंदु के प्यार को देखकर नतमस्तक हो गए कि कितना सच्चा प्यार बिरमू अपनी पत्नी से करता है। तभी मुखिया कहने लगा, खड़े हो जाओ बिरमू, तुम अपनी परीक्षा, प्यार की परीक्षा में पास हुए। कुदरत से ही आज्ञा लेकर हमने यह सब रचाया। बजाओ ढोल, दमाओ, खुशी मनाओ। अब सभी आत्माएं ढोल की थाप पर नाचने लगी। चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल था। कुछ देर बाद सबके पांव थम गए। बिंदु, तुम्हारी तपस्या रंग लाई है। तुम्हारे बिना तुम्हारे बच्चे कितना उदास हैं। जाओ इनके पास और अपनी गृहस्थी संभालो। बिंदु ने मुखिया के पांव छुए। मुखिया ने बिंदु के कान में कुछ कहा और बिरमू को पास बुलाकर बिंदु का हाथ उसके हाथ में थाम दिया। बिरमू और बिंदु ने मुखिया के पांव छूकर आशीर्वाद लिया
बिंदु अपने साथी आत्माओं से मिलकर चल पड़ी, अपने बिरमू के साथ अपने बच्चों के पास अपनी नई दुनिया को आबाद करने। आत्माएं जो उसकी सखी सहेलियां थीं, उनकी सलामती की दुआएं करती रहीं और उसे जाते हुए देखती रहीं। अब बिंदु और बिरमू अपने घर आ गए थे और फिर से वे सुखी गृहस्थी का आनंद लेने लगे। अब बिंदु को दोबारा अपने परिवार में मिले हुए 1 साल बीत गया था। उसकी गृहस्थी आनंद के साथ चल रही थी। अब तो वो गांव वालों से भी मिलने जुलने लगी थी, पर बिरमू को डर बना रहता कि प्रेतों के सरदार ने बिंदु को क्या चेतावनी दी होगी और वे दोबारा भावनाओं में बहकर कहीं गलती ना कर दे। उसने बिंदु से पूछना चाहा, पर उसके पूछने का गलत असर ना हो जाए, इसलिए वह चुप रहता। बड़की को छोड़कर तीनों बच्चे गांव के पास वाले स्कूल में पढ़ने जाने लगे थे। बड़की घर बाहर के कामों में माँ की मदद करती थी। यूं कहीं मवेशियां, घास, लकड़ी का जिम्मा उसी के ऊपर था। बिरमू जरूरी काम से गांव के बाहर गया था। बड़की की तबीयत ठीक नहीं थी। बिंदु ने घर का काम जल्दी जल्दी निपटाया। बड़की दवाई लेकर आराम करने को कहकर मवेशियां चराने के लिए जाने वाली थी कि उसका ससुर बोल पड़े, बहू तुम घर में रहो, बड़की की देख रेख करो, बच्चे भी स्कूल से आएंगे, आज मवेशियों के चराने के लिए मैं ले जाऊंगा। तब वह कहने लगी, नहीं बाबा, आपकी तबीयत कौन सी अच्छी है, आप आराम करो, बस इस बड़की को देखते रहना, कहीं इसे थोड़ा आराम हुआ तो यह काम पर ना लग जाए। कहकर बिंदु मवेशियों को चराने के लिए चल दी। बिंदु गांव की सरहद के जंगल में पहुंच गई। मवेशी भी चर रहे थे और वो भी पहाड़ी पर गीत गुनगुनाते हुए घास काटने में खो गई। घास काटते काटते उसे न जाने क्यों ऐसे लगने लगा कि वो कई साल पहले भी यहाँ आई थी, जबकि उसे तो याद है इस गांव में आने के बाद तो वो मवेशी चराने कभी गई ही नहीं। और वह पेड़ की छाया में बैठकर सोचने लगी, उसके ख्याल में यह सब क्यों आया। यह सब वह सोच ही रही थी कि छोटी नदी के पार सामने रास्ते से जाती हुई महिलाएं जो अपने सर पर सामान लिए जा रही थी दिख गईं। जाने क्यों उसको उनके करीब जाने का मन हुआ और बिना देरी किए वह पहुंच गई उनके पास और उनसे पहुंचते ही पूछ लिया, किस गांव के हो और शादी होगी नहीं किसी की भी तो, तभी तो इतनी साग सब्जी और सामान लेकर जा रही हो। तुम्हारे पड़ोसी गांव के ही हैं, पर तुम्हें कभी देखा नहीं। हम तो तकरीबन तुम्हारे गांव के सभी लोगों को पहचानते हैं। वो जो लड़की नीली सलवार कमीज में है, आज उसी की शादी का सामान है। नीला सूट पहनी लड़की जो दूसरी औरत के साथ आ रही थी, तो उसकी ओर इशारा करके वह बोलते बोलते गांव के लिए चल पड़ी। अरे दीदी, इस औरत की शक्ल देखी, नीलू से कितनी मिलती है। जब ये नीलू की उम्र की रही होगी तो नीलू की तरह दिखती होगी। वह महिला दूसरी महिला से बोल पड़ी जिसने अभी अभी बिंदु से पूछा था। अब वो नीले सूट वाली लड़की उसके करीब आ गई। उन्होंने अपने सर से सामान उतारकर नीचे रख दिया और सुस्ताने के लिए बैठ गई। उसकी माँ उस औरत को देखकर एकटक होकर उसे देख रही थी। बिंदु की तरफ इशारा करते हुए बोल पड़ी, नीलू, अरे बेटी, पास के गांव की हो ना। अब तो तुम्हारे गांव वाले अपने पशु चराने के लिए इधर कम ही लाते हैं। आ इधर आ। वहीं से बैठे बैठे बोल पड़ी नीलू की माँ। बिंदु भी उसके पास जाकर पहुंच गई। किसकी बहू है तू और तेरा क्या नाम है? बिंदु ने बता दिया नाम और अपने पति का नाम। बिंदु नाम सुनते ही नीलू की माँ की आंखें छलछला गई। बेटी, बिंदु की याद आ गई। गौर से देखने लगी बिंदु को। नीलू की उम्र की थी जब वो इस दुनिया से उन्हें छोड़कर चली गई थी। दिखती तो बिल्कुल तेरी तरह थी। ले ये तू भी खा ले, बाजार से लाई थी मिठाई। वह बिंदु को पकड़ाते हुए बोल पड़ी नीलू की माँ। शादी है बेटी की, किस गांव में है इस नीलू की ससुराल? तो वह बिंदु पूछने लगी तो उसने बता दिया उसकी माँ ने। माँ ने बोल भी दिया कि
बिरमू तो शादी में आएगा ही, उसके साथ तुम भी जरूर आना, नजदीकी तो है। हम तुम्हारे गांव को अपना ही गांव समझते हैं, पर तुझे पहले कभी देखा नहीं। तुम्हारे गांव की एक औरत को पहचानती हूँ मैं, आज भी कहीं मिलती है तो बेटी है ना बड़ी की, उसे बुखार आया है इसलिए आना पड़ गया। मैं तो वहां बैठी घास काट रही थी, पता नहीं तुम लोगों को देखकर इधर आने का मन क्यों हुआ। बिंदु उस औरत से कहने लगी। अच्छा बीमार है बेटी, देख दोपहर हो गई है, तेरे मवेशी भी इधर चले गए, अभी तू जा, पर याद रखना अगर इसके पापा बिरमू को बुलाएंगे तो तू भी जरूर आना, नहीं आई तो मैं नाराज हो जाऊंगी, और ये बच्चों के लिए ले जा। बिंदु को मिठाई पकड़ाते हुए नीलू की माँ कहने लगी। बिंदु ने उसकी तरफ देखा और वह वहां से चल दी। ये लोग अपने ही गांव की ओर जो उसे जाते हुए देखते रहे। माँ मुझे खूब याद है, दीदी अगर होती तो नीलू कह रही थी अपनी माँ से, इस उम्र में ऐसे ही दिखती, पता नहीं मुझे तो उसमें दीदी नजर आ रही थी। उसकी माँ कहने लगी, हाँ ठीक कह रही है तू। इससे आगे वह कुछ नहीं बोल पाई। माँ तू रो रही है, दीदी की याद आ गई ना। लेकिन नीलू की माँ कुछ बोल नहीं पाई। एक बार उन्होंने बिंदु को देखा जो अपने सर पर घास लिए मवेशियों के पीछे पीछे जा रही थी। बिंदु पहाड़ियों को पार करते हुए अपने गांव की तरफ चल दी। बिंदु अपनी मवेशियों के साथ घर पर पहुंच चुकी थी। बड़की को रसोई में देख पहुंच गई उसके पास और डांटने लगी कि उसे तो आराम करने को कहकर गई थी और वो काम कर रही है। उसे आराम करने को कहकर खुद खाना बनाने लग गई। माँ पहली बार गई थी ना आज, तो किधर ले गई होगी पशुओं को, कोई भी साथ में नहीं था, अकेली ही थी। जंगल में डर तो नहीं लगा ना माँ? चारपाई पर लेटे लेटे ना जाने कितने सवाल एकदम बड़की ने अपनी माँ से कर दिए। नहीं तो डर किस बात का? हाँ उस गांव का जो पास का गांव था उसके लिए कहने लगी। उसके लोग मिले थे, बड़े मिलनसार हैं, शादी का सामान लेकर जा रहे थे। शादी थी ना उनके गांव में, नीलू नाम बता रही थी लड़की का कि जिसकी शादी है, पर वे तो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मेरे को पहले से जानती हूँ। अरे माँ नीलू मिली थी, खूब जानती हूँ उसे, कभी कभी मिल जाती है। जब मैं उधर मवेशी लेकर जाती हूँ तो वो घास काटने के लिए आती है, पता नहीं वो मेरे को क्यों अच्छी लगती है। जब हम कई दिनों तक नहीं मिले तो कहती है कि इतने दिन कहाँ थी तू, और बड़की अपनी माँ को बोलने लगी। अरे क्या बातें चल रही हैं बड़की और उसकी माँ की, इतनी देर से दरवाजे पर खड़ा हूँ और तुम्हें खबर तक नहीं है। बिरमू जो अभी अभी पास वाले गांव से वापस आया था, दरवाजे पर खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था और बिंदु को थैला पकड़ाते हुए बोल पड़ा, तुम तो माँ बेटी बातों में मस्त हो, पता ही नहीं है कि कोई आया भी है। तब बड़की कहने लगी, बाबा चुपके क्यों सुन रहे थे हमारी बात? लेटे लेटे ही जो बड़की अपने पापा से कहने लगी, ओ बड़की लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ मेरी बेटी को? चल वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। बिरमू अपनी बेटी पर लाड लड़ाने लगा। तो बड़की कहने लगी, बाबा अब मैं ठीक हूँ, और उसने सारी बात अपने बाबा को बता दी। तो अच्छा आज तुम्हारी माँ गई थी पशुओं को चारा चराने के लिए? तो बिरमू ने बिंदु की सारी बातें सुन ली थी। यही सोचकर चिंता करने लगा था कि बिंदु को पुरानी बातें तो याद ना आ गई होंगी, उसे डर सताने लगा। यही सोचकर उसने बिंदु को उधर नहीं भेजता था। अपनी बहन नीलू और माँ से मिली थी। इसके पिताजी तो इतने सालों के बाद भी मेरे को अपना दुश्मन समझते हैं, और लोगों को जब बिंदु के बारे में जब पता लगेगा तो वे लोग हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। पर आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोचकर प्रेतों के सरदार को याद कर उनका शुक्रिया अदा करने लगा। उन्होंने बिंदु को पिछले जन्म की बातें याद न आए इसका ध्यान रखकर ही उसको साथ में भेजा था। सुनो जी, बिंदु कहने लगी, तुमने जो हमारी सारी बातें सुन ली हैं तो सुनो, मैं तुमसे एक बात पूछूं? जब मैं उस औरत और उसकी बेटी से मिली ना तो मुझे अजीब सा क्यों लग रहा था, और वे मुझे
ऐसे देख रही थी जैसे मेरे को बहुत पहले से जानती हो। दो औरतें तो शादी का सामान लेकर जा रही थी। पता है क्या कह रही थी कि मेरी शकल नीलू से कितनी मिलती है। ये मैंने सुन लिया था। और नीलू की माँ कैसे बातें कर रही थी जैसे कोई अपने सगों से बात करता है। वो नीलू पता नहीं मुझे एकटक क्यों देख रही थी। हाँ, और एक बात, उन्होंने मुझे मिठाई खाने को दी थी, साथ में जबरदस्ती बच्चों के लिए भी पकड़ा दी। बात बात में जब मैंने बताया कि बड़की को बुखार है तो कहने लगी जा घर जल्दी जा, और उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों आए होंगे मेरी समझ में नहीं आया। हाँ, तो ये तो बताना ही भूल गई थी कि बोल रही थी कि अगर नीलू के पिताजी तुम्हें नीलू की शादी में बुलाएंगे तो मैं तुम्हारे साथ शादी में जरूर आऊं, और नहीं आई तो मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगी। अच्छा, ये बताओ, जब तुम ही सबकी शादी में जाते हो तो वे तुम्हें क्यों नहीं बुलाएंगे? कहते कहते चुप हो गई। बिंदु की बातें सुनकर बिरमू परेशान हो गया। उसे तो अब बच्चों, बाबा और माँ और बिंदु की चिंता होने लगी। सोचने लगा, इतने बरस तो बीत गए पर इसके पापा अभी भी मेरे से दुश्मनी पाले हुए हैं, और अगर उन्होंने बुला लिया बिंदु को और साथ चलने को कहेगी तो वहां जाकर इसे पुरानी बातें याद आ गई तो हमारा क्या होगा। वह कुदरत से प्रार्थना करने लगा कि उसे शादी में ना ही बुलाएं तो अच्छा होगा। फिर वो बिंदु की बातें सुनकर बड़ा परेशान था, क्या करूं क्या ना करूं। और बिंदु के पिछले जन्म के माता पिता के घर से उसकी बहन नीलू की शादी में पहुंचने का बुलावा आ ही गया। बिंदु के पिता उसे बुलाना तो नहीं चाहते थे, पर शादियों का साया होने के कारण ढोल बजाने वाले ढूंढने से भी नहीं मिल रहे थे, इसलिए हार कर बिरमू को बुलाना ही पड़ा। क्या करूं क्या ना करूं, बिरमू बड़ा परेशान हो गया। उसका दिल भी तो कर रहा था कि नीलू को दुल्हन बने देखने का। नीलू आती थी तो बिंदु के साथ कितनी छोटी थी। तब वह सोचने लगा, अगर वो शादी में जाएगा तो बिंदु भी बिना जाए नहीं मानेगी। नहीं, वहां जाकर उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई और ऐसा वैसा कुछ बोलकर वह कुछ कह दिया तो पता नहीं वे लोग समझ नहीं जाएंगे। उसके साथ उसके और हमारे घर वालों की जिंदगी भी संकट में आ जाएगी। तभी उसका दिल कहता है, बिंदु को पता है वह प्रेत लोक से आई है, इसके अलावा उसे कुछ और थोड़े ही नहीं याद है। दूसरे ही पल सोचकर डर जाता, अगर बिंदु को याद आ गया तो यही सब सोचकर वह बिंदु को नहीं ले जाना चाह रहा था। बिंदु बोली, बड़े उदास लग रहे हो, मुझे भी बताओ किस बात से परेशान हो। नीलू की शादी का निमंत्रण आया है, मुझे पता था उसके पापा तुम्हें बुलाएंगे, फिर उसकी माँ ने मुझे भी आने को कहा है, पर मेरी तो समझ में नहीं आया कि मुझे ऐसा सपना क्यों आया होगा कि मैं वहां हूँ और सामने बड़े पेड़ पर चढ़कर घास के लिए टहनियां काट रही हूँ। तभी देखती हूँ कि तुम्हें किसी ने मार मार कर अधमरा कर दिया। यह सब देखकर मैं तुम्हें बचाने के लिए जल्दी जल्दी पेड़ से उतरने लगी, पर मेरा पांव फिसल गया और मैं धरती पर गिर गई। कुछ देर बाद क्या देखती हूँ कि आत्माएं अपने साथ प्रेत लोक में लेकर जा रही हैं। ऐसा सपना क्यों आया होगा मुझे? तो बिंदु कहने लगी। बिंदु की सपने वाली बात सुनकर बिरमू और भी परेशान हो गया। पिछले जन्म में पेड़ से ही तो गिरकर मरी थी बिंदु, मेरे से ही तो मिलती थी ना। यही गुस्सा था उसके पिता को, और मुझे तो अधमरा किया था, उसे भी खूब मारा होगा। मुझे कहाँ से बताती है, यह सब तो उस टाइम से दुनिया से ही चली गई थी। बिंदु ने सपने को झूठा कहकर उससे दूसरी बातें करने लगा कि बिंदु ये सपने की बातें हैं, सपने कभी सच नहीं होते। और बिंदु भी अपने काम में लग गई। उसका दिन कैसे कटा वही जानता है। बिरमू को कल शादी में जाना था, ना जाने क्या क्या अशुभ बातें उसके दिमाग में आकर उसे डरा रही थी। रात भर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। सुबह के समय थोड़ी आंख लगी ही थी कि अपने सामने उसने अपने को शमशान घाट में प्रेतों के बीच पाया। उसे प्रेतों के सरदार कुछ समझा रहे थे। बिरमू परेशान ना हो, कारण खूब जानता हूं मैं, सब सोच समझकर ही बिंदु को अपने प्रेत लोक से तुम्हारे साथ भेजा है। देख, उसका भी तो अपने माँ बाप बहन से प्रेम था। हमें मालूम है
उसके बाप ने तुम दोनों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, पर समाज का डर था ना उन्हें कि लोग क्या कहेंगे। उनकी बेटी किसी ढोल बजाने वाले से प्यार करती है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम कुदरत से कहकर सब संभाल लेंगे। बिंदु के लिए तुमने कितने खतरे मोल लिए हैं। पहले जब तुम्हें वो शमशान घाट में मिली थी और दोबारा जब तुम उसे लेने आए थे, सर काटने तक की परीक्षा देने को तैयार हो गए थे। ये तुम्हारा प्यार ही तो था। अब बिंदु को भी अपने पूर्व जन्म के परिवार के लिए कुछ करने दो और सुनो, जैसा है उसे होने दो जैसा हो रहा है। अब थोड़ा आराम कर लो, तुम्हें शादी में भी जाना है। कहकर प्रेतों के सरदार सपने से चले गए और बिरमू की नींद खुल गई। भले ही यह सपना था, पर बिरमू को मनुष्यों पर भरोसा हो ना हो, पर अपने सपने में आए प्रेतों के सरदार पर पूरा भरोसा था। रात का मुश्किल से घंटा भर का समय रहा होगा, पूरी रात कट गई थी। तभी बिंदु ने कहा, उठो जी, शादी में पहुंचना है कि नहीं? वो इंतजार कर रहे होंगे। दुल्हन की हल्दी की रस्म में तुम्हारा होना जरूरी है। मैं तो कब से तैयार हूँ, जल्दी नहा लो और तैयार हो जाओ। बिंदु जो उसे जगा रही थी और बोल पड़ी। बिरमू भी जल्दी जल्दी तैयार हो गया और कुछ देर बाद वे शादी वाले घर गांव में पहुंच गए। मुझे यहाँ पर आते ही ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम और मैं यहाँ कभी मिलते थे, बिंदु कह रही थी। माथा पकड़ लिया बिरमू ने और सोचने लगा, यहीं तो मिलते थे हम, और इसका आभास भी होने लगा है। क्या होगा जब ये अपने घर पहुंचेगी, गांव के लोगों को देखेगी? उसे संकट आता नजर आने लगा, लेकिन प्रेतों के सरदार को याद करने लगा। वह प्रेतों के सरदार को याद कर ही रहा था कि उसे शोभन चमचमाते सफेद कपड़ों में नजर आ गया। आदमियों की तरह तो दिख रहा था, पर गौर से देखने पर उसके पांव उल्टे नजर आ रहे थे। बिरमू कैसे हो? गांव में कैसे हैं? बिंदु भाभी को लेकर ससुराल शादी में जा रहे हो? तुम्हारी साली नीलू की शादी है ना? देख, तुझे परेशान देखकर हमारे सरदार ने तेरे पास भेजा है। मुझे गुस्सा भी हो रहे हैं कि तुझे उन्होंने बता तो दिया कि तू बिंदु भाभी को लेकर शादी में चले जाना, पर तू विश्वास ही नहीं करता। आगे से ऐसा मत करना, समझे? मैं तेरे ही साथ रहूंगा, कुछ भी होगा तो संभाल लूंगा। वैसे बिंदु भाभी की तरफ से चिंता मत कर, उसे पिछले जन्म और प्रेत योनि का कुछ भी याद नहीं है। बता, अभी उसे पता लगा कि मैं प्रेत लोक से यहाँ तेरे पास खड़ा हूँ, तुझसे बातें कर रहा हूँ, नहीं ना? बोल पड़ा शोभन की आत्मा बिरमू से बातें कर रही थी बिरमू से, और तो बिरमू ने राहत की सांस ली और चलने लगा। शोभन, मुझे पता है तू मेरे अलावा किसी को नजर नहीं आएगा, इसलिए अब मैं निश्चिंत हूँ। अरे क्या पता अपने ससुराल से लक्ष्मी ही आई होगी, मिलेगा ना तू उसे, जानता है ना तूने? ये अपने सरदार से बोला होगा, मैं जाता हूँ बिरमू के पास। लक्ष्मी से भी तो मिलना था, तुझे बहुत याद करता होगा ना, उसे देख। अगर वो नहीं आई होगी तो उदास मत होना बेटा, सब समझता हूँ। जब मैं तुझे अपने साथ मवेशी चराने यहाँ लाता था तो कितनी बातें बनाता था कि वहाँ नहीं जाना, बिंदु के घर वाले बिंदु पर गुस्सा करेंगे, और जब तेरी बात मनाने लगता तो तू कैसे बोलता था, यार चल ना बिंदु, क्या सोच रही होगी, बिरमू क्यों नहीं आया होगा? अभी तू सब लक्ष्मी के चक्कर में सब करता था, बिंदु ने बताया भी था, पर मैं अनजान बना रहता था। तू सोचता है कि मुझे कुछ नहीं पता? तू लक्ष्मी से वैसे ही बातें करता था जैसे मैं और बिंदु, सब पता है, तो तू क्या पूछ रहा है? चल, अब गांव आने वाला है, कहकर शोभन जो है चुप हो गया। बिरमू ने शादी वाले घर में पहुंचते ही ढोल बजाना शुरू कर दिया। पड़ोस के गांव के ढोल बजाने वाले भाई भी उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें नमस्कार करके वो भी ढोल बजाने में उसका साथ देने लगे। घर के मुखिया भी दिख गए, उनसे भी नमस्ते कर लिया बिरमू ने, पर उनके चेहरे से लग रहा था वे बिरमू के आने से उतने खुश नहीं हैं। देर से आने के लिए नाराजगी जाहिर कर दी। नीलू और उसकी माँ जो अभी अभी बाहर आई थी, उनकी नजर पड़ गई बिरमू पर और बिंदु पर। बिंदु और बिरमू ने उन्हें भी नमस्कार किया।
नीलू दौड़कर आ गई बिंदु के पास और उससे लिपटकर बोलने लगी, अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना माँ भी गुस्सा होती और मैं भी। बिंदु को अपने साथ कमरे में ले जाने लगी थी कि टोक दिया था उसके पापा ने। पापा का गुस्सेल चेहरा देखकर कमरे में चली गई थी नीलू। माँ ने भी वहीं अलग बने कमरे में जो पशुओं का था उसकी साफ सफाई कर दी थी, उसके ठहरने का इंतजाम कर दिया था, वहां ले गई थी। प्रेतों के सरदार जो प्रेत लोक से सब देख रहे थे, उन्हें शादी वाले घर के लोगों का बिंदु के साथ ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगा। ना जाने क्या सोचकर शोभन भी वहीं बिरमू के पास खड़ा था, उससे कुछ बोलने लगा। शोभन ने भी सहमति में सिर हिला दिया। शोभन, क्या बोल रहे हैं तुम्हारे सरदार? धीरे से बोल पड़ा बिरमू। कुछ खास नहीं, पर वे बिंदु भाभी के साथ हुए व्यवहार से दुखी हो रहे हैं, पर तू चिंता मत कर। थोड़ी देर में दुल्हन ने मंगल स्नान की रस्म शुरू हो गई। बिरमू और उसके साथी मंगल गीतों को बजा रहे थे। गांव की महिलाएं मंगल गीत गा रही थी। लोग बारी बारी से दुल्हन को हल्दी लगा रहे थे। बिंदु दूर से यह सब देखकर खुश हो रही थी। दिल तो उसका भी हो रहा था कि वह नीलू को जो हल्दी लगाए, पर कर नहीं सकती थी। अब दुल्हन की मंगल स्नान की रस्म भी हो गई। उसे अंदर पूजा वाले कमरे में लेकर चले गए। बिरमू और उसके साथियों ने भी ढोल बजाने को आराम दिया। बिरमू और बिंदु कमरे में आ गए। कमरे के पीछे मखमली गद्दों को देखकर वे गदगद हो गए। बिरमू समझ गया कि पास में खड़े शोभन की ओर देखकर मुस्कुराने लगा, पर बिंदु नहीं समझ पाई। थोड़ी देर बाद नीलू की माँ चाय लेकर बिंदु के पास आ गई। चाय और खाने के लिए शादी की मिठाई पकड़ाते हुए बोल पड़ी, बेटी तेरे ठहरने के लिए सही व्यवस्था नहीं कर पाई, माफ कर देना मुझे। तब वह कहने लगी, नहीं माँ, इतना सुंदर तो है, देख मखमल के गद्दे हैं, फिर भी कह रही है कोई व्यवस्था ठीक नहीं कर पाई। तब वह कहने लगी, बेटी इन मोटे मोटे काले कंबलों को मखमली गद्दे बोल रही है, क्यों बोल रही है ऐसा? तो बिरमू भी वहीं बैठकर अपना ढोल कस रहा था। दोनों को एक दूसरे को माँ बेटी कहकर बोलना कुछ अलग सा लगने लगा। वह डरने लगा, पर शोभन का साथ होना उसके डर को कम कर जाता। अब बिरमू बाहर आ गया। बिंदु और नीलू की माँ वहीं कमरे में बातें कर रही थी। वे बातों में ऐसे खो गए कि उन्हें लग ही नहीं रहा था कि घर में शादी और काम भी है। पर नीलू की माँ को कोई बुलाने आ गया तो वह कमरे से बाहर आ गई और बिंदु भी चौक में आकर बैठ गई। सर्दियों का समय था, गुनगुनी धूप खिली हुई थी। लोग बारातियों के लिए बैठक सजा रहे थे। सामियाना लगभग लग चुका था। थोड़ी देर में बिंदु एक दीवार पर बैठी सामने पड़े पेड़ को, जो बड़ा सा पेड़ था, उसको एकटक होकर देख रही थी, जैसे वह पेड़ नहीं कोई अजीब चीज हो। तो ढोल बजाने वालों की नजर जब बिंदु पर पड़ी तो उसने कुछ छुपा नहीं था। बिरमू के कान में जाकर कुछ कहने लगा। बिरमू बिंदु के पास आकर बैठ गया और कहने लगा, क्या हुआ बड़की की माँ, पेड़ को ऐसे एकटक क्यों देख रही हो? तो ध्यान टूट गया बिंदु का। बिंदु बोल पड़ी, देखो उस लड़की को जो पेड़ की टहनियां काट रही है। सामने बड़े पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बोल पड़ी। अरे कहाँ है कोई पेड़ पर, सपना देख रही हो क्या? धीरे से बोला बिरमू। दिखाई नहीं देता? अरे रोको उसे, देखो कहाँ चढ़े जा रही है वो, गिरकर मर जाएगी। जोर से चिल्ला पड़ी और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे लोग उनके पास इकट्ठे हो गए। बिरमू समझ गया। शोभन ने बिरमू को बिंदु भाभी के कमरे में ले जाने को कहा और उसे लोगों से ये कहने को बोला कि भाभी को दौरा पड़ गया है। शोभन भी कोई अनहोनी ना हो जाए यह सोचकर अपने सरदार को याद करने लगा। बिरमू बिंदु के साथ कमरे में था और शोभन बाहर वहीं बैठा था। प्रेतों के सरदार को सामने हवा में तैरते विशाल मोर की आकृति के उड़न खटोले पर देखकर जो वह खुश भी हुआ और डर भी गया। भला इसलिए कि सरदार नाराज होंगे कि इतना कुछ नहीं संभाल पाया, और जरा सा कुछ अलग सा हुआ, मदद के लिए गुहार लगा दी। हुआ भी यही। सरदार गुस्से में थे और बोल पड़े शोभन से, ये क्या है शोभन? बस इतना ही कह बोलकर वे चुप हो गए। थोड़ी देर रुककर बोल पड़े, बिंदु को पिछला जन्म याद आने लगा है, तो उसकी माँ के पास जा और उससे कह कि जरूरी काम है वह बिंदु के पास चली जाए।
बाकी आगे कुछ ना हो मैं ध्यान रखूंगा। आदेश देकर उड़न खटोले को प्रेत लोक की ओर उड़ने लगा। मुखिया, चाची तुमसे जरूरी काम है, तुम कुछ देर के लिए बिंदु भाभी के कमरे में चली जाओ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कहकर शोभन चुप हो गया। नीलू की माँ के कानों में यह शब्द पड़ते हुए चौंक गई। इधर उधर देखने लगी पर उसे कोई नजर नहीं आया। घबरा गई और कुछ देर बाद फिर उसके कानों में वही आवाज सुनाई देने लगी। उसे कुछ गलत होने की आशंका होने लगी। कुछ देर पहले उसने बाहर लोगों को बिरमू के साथ खड़े तो देखा था पर ध्यान नहीं दिया। वो तुरंत काम छोड़कर बिंदु के पास पहुंच गई। बिंदु, क्या हुआ? ऐसी क्यों लेटी हुई है? तबीयत तो ठीक है तेरी? डरते डरते नीलू की माँ बोल पड़ी। हाँ ठीक हूँ माँ, पर तुमने मुझे बेटी कहकर क्यों नहीं पुकारा? सुबह तो बेटी बेटी बोल रही थी। नीलू की माँ का हाथ पकड़ते हुए बिंदु बोल पड़ी। नीलू की माँ भी गुमसुम बैठी रही। अब बिरमू जो वहाँ खड़ा कुदरत और प्रेतों के सरदार से प्रार्थना कर रहा था कि शादी अच्छे से निभ जाए, वो कमरे से बाहर जाने ही वाला था कि उसे प्रेतों के सरदार ने उसे बिंदु को भी बाहर हवा में बिठाने को कहा। बिरमू बिंदु के ना कहने पर भी उसे बाहर ले जाने लगा। नीलू की माँ भी बाहर जाने को हुई कि वैसी ही आवाज जिसे सुनकर वह बिंदु के पास आई थी सुनाई देने लगी। वह जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। बहन चौंको मत, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। नजर नहीं आ रहा था उसे कुछ भी, और ना ही मैं तुम्हें नजर आऊंगा। हम सभी को नजर नहीं आते हैं, कुछ खास किस्मत वाले ही हमें देख पाते हैं। तुम भी किस्मत वाली हो जो मुझे सुन रही हो। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। तुम्हारी बेटी नीलू की शादी के लिए पड़ोस के गांव से रिश्ता आया था ना, लड़का निकम्मा था और दबंग भी। तुमने हिम्मत करके रिश्ते के लिए मना किया था, ठीक कह रहा हूँ मैं? नीलू की माँ ने सहमति में सिर हिला दिया। उसे अब उस अजनबी आवाज से सहज सी हो गई थी। और याद तो होगा, कुछ दिन पुरानी बात है, जब बिंदु से मिली थी, क्या लगा था तुझे उसे देखकर? क्यों दी तूने उसे और उसके बच्चों के लिए मिठाई? क्यों दुख हुआ था तुझे सुनकर कि बिंदु की लड़की बड़की बीमार है? सुनकर आ गए थे ना तेरी आंखों में आंसू? तूने बिंदु को भी तो शादी में आने के लिए जोर की दिया था। बिंदु को देखकर लगा था ना उससे तेरा कोई रिश्ता है। अब तो समझ गई ना? जी। यह सुन ये जो गांव में के कुछ लोग बाहर दौड़ दौड़ कर शादी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनका असली रूप तुम्हें नजर नहीं आ रहा? उनके रिश्तेदार हैं ना ये लोग जिनका जिक्र मैंने तुमसे अभी किया है। ये क्या कुछ करने की सोच रहे तुम सोच भी नहीं सकती। पर चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम डरना नहीं, बस शादी की तैयारी करो। हाँ, बिरमू को तो खूब पहचानती हो ना, कितने जुल्म किए तुम्हारे पति ने उस बेचारे पर। क्या गलती थी उसकी? यही ना कि तुम्हारी बेटी बिंदु और वो एक दूसरे को चाहते थे, अब भी चाहते हैं। समझ गई होगी। बिंदु की तो कुछ भी पता नहीं, पर बिरमू को तो सब पता है। और दोनों को नीलू की शादी के लिए कितनी चिंता है। सुन, बिंदु को तेरा और नीलू के प्यार का कर्ज भी चुकाना था। यह भी ख्याल था हमें। अब जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुन। कुछ देर बाद तुझे मेरी बातें हल्की हल्की याद रहेंगी, पर तेरा विश्वास डगमगाएगा नहीं। मैं प्रेतों का सरदार हूँ और बिंदु की खातिर यहाँ आया हूँ। बहुत चाहती थी ना तुम और नीलू और बिंदु को। अभी मैं चलता हूँ तो निश्चिंत होकर बारात के स्वागत की तैयारी कर। सजा अपनी बेटी को, कहकर प्रेतों का सरदार चुप हो गए। प्रेतों के सरदार ने शोभन जो बाहर खड़ा था, सरदार का इंतजार कर रहा था, उसके कान में कुछ कहा और अपने पुष्पक विमान में सवार होकर प्रेत लोक के लिए उड़ गया। नीलू की शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी। मेहमानों का आना लगा हुआ था। बिरमू बाहर दीवार पर बैठा न जाने क्या क्या सोच रहा था। शोभन भी उसके पास आकर बैठ गया। शोभन, तू खूब जम रहा है, पर क्या फायदा? मेरे सिवाय दूसरा कोई तुझे देख भी तो नहीं सकता। मेरी छोड़ तो अपनी सुना। शोभन कहने लगा, यहाँ अकेले अकेले क्या कर रहा है? बिंदु भाभी कमरे में लेटी अकेली बैठी हुई है, उसके साथ जाकर बैठना। बड़ी चिंता हो रही है तुझे बिंदु की? अच्छा, अब समझ में आया ये सूट बूट किस लिए पहने हैं। पर वो आएगी नहीं, और आ भी गई तो उसको कौन सा तू नजर आएगा? बिरमू कहने लगा, किसे नजर नहीं आऊंगा?
अनजान बनने का नाटक ना कर। सुनकर जोर से हंस पड़ा जो शोभन था। ले भाई, आ गई जिसके लिए तू इतना सजा धजा है। लक्ष्मी जो अभी शादी वाले घर में आई थी, उसे देखकर बोल पड़ा था बिरमू। शोभन ने भी देख ली लक्ष्मी। बिरमू की बात का बिना जवाब दिए उसके पास पहुंच गया। लक्ष्मी नीलू की माँ के गले मिल रही थी। नीलू की माँ ने पूछ लिया उसे कि उसने तो 1 हफ्ते पहले आने को कहा था, आज शादी वाले ही दिन आ रही है। तब वह कहने लगी, चाची मन तो जल्दी आने का था, बहुत कर रहा था, पर तुझे तो पता है अकेली औरत क्या क्या करेगी। कोर्ट का चक्कर लगा रही थी, उसी पुराने केस में तारीख थी और बच्चों के भी 10 काम। इस बार तो प्रबंध करके आई हूँ, हफ्ते भर रहूंगी। तुमसे खूब बातें जो करनी है, शादी हो जाए फुर्सत में बैठेंगे। अभी नीलू से मिलती हूँ, वह कमरे में ही होगी ना। वो लक्ष्मी नीलू के कमरे में चली गई और शोभन बिरमू के पास पहुंच गया। बड़ा उदास लग रहा था। क्या बात हुई? लगता है लक्ष्मी से नहीं मिल पाया। अरे दिल छोटा मत कर, अभी तो कल तक हम यहाँ हैं, पूछ लिया बिरमू ने शोभन से। नहीं यार, बात वो वैसी नहीं कर रही। सच बताऊं, मैं तो पहले सोच रहा था उसे देखकर ही संतोष कर लूंगा। मिलता भी कैसे, अकेले तो मिलती नहीं। अगर मिल भी जाती तो पता नहीं सरदार मिलने को हाँ करते कि नहीं। अब तो सरदार से मन्नत करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है उससे मिलना। बिरमू, तू यह बता, लक्ष्मी चाची से क्यों कह रही थी कि कोर्ट की सुनवाई थी? क्या हुआ है उसके साथ, तुझे पता होगा। सच बताऊं, मैं भी कब से सोच रहा हूँ कि तू अगर लक्ष्मी की मदद कर दे तो कितना अच्छा होगा। यार, जितना मुझे मालूम है बताता हूँ। उसके पड़ोस के गांव में एक दबंग ठेकेदार ने जीना मुश्किल कर रखा है उसका। ये तो तुझे पता ही होगा। लक्ष्मी के पति बहुत बढ़िया और हिम्मती आदमी थे। गांव वालों और उनकी जमीन पर दबंगों का कब्जा हटाने के लिए उनसे लड़ते रहे और एक दिन गांव के लोगों के साथ केस के सिलसिले में कोर्ट में गए थे। पर जब वे रात तक घर नहीं लौटे तो लोगों को उनके साथ कुछ गलत होने की चिंता होने लगी। उनकी खोजबीन शुरू की गई। गांव के पास वाले जो गधेरे के पास में उनका मृत शरीर मिला। शरीर पर धारदार हथियार से गहरे घाव थे। सभी को पता था यह किसने किया, पर रसूख और दबंग होने की वजह से उनके साथ जो गए थे उन्होंने अपनी जुबान पर ताले लगा दिए। लक्ष्मी बेचारी अकेली पड़ गई है, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। कोर्ट में ले गई है, कितना तंग किया है उसने बदमाशों ने, पर टूटी नहीं है। लोग भी उसकी हिम्मत देखकर उसके साथ खड़े हो गए। अब तो उसने फिर उन लोगों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया है। लक्ष्मी लोगों की हिम्मत बांधती रही, करा दी उसे जेल। 10 साल जेल में रहकर छूट गया। यहाँ भी उसका रसूख काम आ गया है, क्योंकि उसके बाद तो उसने लक्ष्मी और गांव के लोगों से बदले लेने शुरू कर दिए। अब और क्या बताऊं, बताने के लिए इतनी बातें हैं कि पूरी रात भी और दिन भी कम पड़ जाए। शोभन का गुस्से में चेहरा लाल हो गया, जिसे बिरमू देख नहीं पाया, और बिरमू बोल पड़ा, तुम्हें तो खबर होती है ना और मदद भी कर लेते हो, फिर क्यों तुम्हें इस बात का पता नहीं लगा और तुमने लक्ष्मी के लिए कुछ नहीं किया? मैं तो उसी दिन बताने वाला था, पर तू जल्दी में था। नहीं भाई, ऐसा नहीं जैसे तू सोच रहा है। कुछ बंदिशें होती हैं हमारे लिए। हम आत्माएं किसी भी की निजी जिंदगी में दखल तब तक नहीं दे सकते जब तक कोई हमसे कहे नहीं। फिर अच्छे बुरे की पहचान कैसे होगी? स्वर्ग नरक में भी तो प्राणियों को उनके कर्म के हिसाब से भेजना होता है। कुदरत जो ब्रह्मा जी का प्रतिनिधि है, उसे ब्रह्मांड भी तो चलाना है। तो मैं तो अपना देख लूंगा। जब तू शमशान घाट में मिला था तो तूने ही तो बिंदु भाभी का हाथ मांगा था। प्रेतों के सरदार ने ऐसे कुछ कहने को तो नहीं कहा। सरदार से प्रार्थना कर लक्ष्मी से बात करने के लिए उनकी आज्ञा मांगूंगा। वैसे तो चिंता मत कर, लक्ष्मी के दुख के आगे मेरे दुख हो गए हैं। देख, लक्ष्मी इधर ही आ रही है, उसके कान में बात डाल देना। अगर मैं सीधा उससे बात करूंगा तो वो डर जाएगी। कहकर शोभन चुप हो गया। लक्ष्मी बिरमू के पास आकर बैठ गई और पूछ लिया दोनों ने एक दूसरे के हाल चाल, घर के समाचार। बिंदु से भी मिल ली। बिंदु के स्वभाव ने उसका दिल जीत लिया। वे भी खूब देर तक बातें करती रही। बिरमू, क्या रिश्ता लगाऊं तुमसे?
बिंदु जिंदा होती तो जीजा जी होते ना तुम मेरे, पर कुदरत को तो मंजूर नहीं था। बिरमू, संजोग तो देखो, इसका भी नाम बिंदु है। अगर अगर वो इस दुनिया में होती तो इसी बिंदु की तरह दिखती। बिंदु की तरफ देखकर बोल पड़ी लक्ष्मी। बिंदु जो सब सुन रही थी मुस्कुराने लगी। सोवन बिरमू के कान में बोल पड़ा, बिरमू, लक्ष्मी से मेरा जिक्र तो कर, उसमें दिल में पुराने दिनों की माया को जगा, तभी तो उसके लिए कुछ कर पाऊंगा। हमारे सरदार ने भी मुझे लक्ष्मी से सहशरीर बात करने की आज्ञा दे दी है। लक्ष्मी याद आती है तुझे? पुराने दिनों की जरूर आती होगी, तभी तो बिंदु को याद कर रही है। शोभन भी याद आता है कभी? छेड़ दी बिरमू ने शोभन की बात। शर्मा गई लक्ष्मी। बिंदु को अपनी पुरानी बातें याद आने लगी। प्रेतों के सरदार भी तो यही चाहते थे। लक्ष्मी, मुझे लग रहा है मैंने तुम्हें पहले देखा है। ये तो कुछ नहीं बताएंगे, हो सकता है कुछ कुछ याद आ जाए, फिर सब कुछ बताती हूँ तुझे, बोल पड़ी बिंदु। अरे रोको इसे। बिंदु को अगर पिछला जन्म और प्रेत योनि की बात याद आ गई तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। शोभन की आत्मा से बोल पड़ा था बिरमू। बिंदु लक्ष्मी को बताए उससे पहले ही मैं बताता हूँ, लक्ष्मी को बोल पड़ा शोभन। बिरमू उसे टकटकी लगाए देखने लगा। उसे इतना भरोसा तो था कि अब कुछ गलत नहीं हो सकता। लक्ष्मी, कैसी हो तुम? बिरमू ने तुम्हारे बारे में जो बताया उसे सुनकर बहुत दुख हो गया मुझे। बिरमू के साथ किसी को भी नहीं आना था, पर मैंने अपने सरदार से कहा था कि मैं बिरमू के साथ जाऊंगा। तुम्हें जो मिलने का मन था, तुमसे मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं लक्ष्मी से मिलूं। मेरी आवाज सुनकर और यहाँ आने की बात क्यों कर रहा हूँ? जरूर चौंक रही होगी। तुमसे बहुत बातें करनी है। हाँ, अगर तू चाहे तो मेरे सामने बैठकर बात करूंगा, शोभन ने कहा। आवाज सुनकर चौंक गई लक्ष्मी। ऐसी आवाज उसने सालों पहले सुनी थी, जब वह बिंदु के साथ मवेशियों को लेकर चराने जाती थी। याद आ गई उसे शोभन की, उसका चेहरा, उसके जिससे डर झलक रहा था, उसमें उत्सुकता दिखने लगी। बिंदु तो ज्यादा कुछ समझ नहीं पाई, पर बिरमू लक्ष्मी के चेहरे को देखकर सब समझ गया। बोल पड़ा बिरमू, लक्ष्मी, तुझे सही याद आ रहा है, मैं तुझे सारी बात बताता हूँ। कहकर उसने बात शुरू की कि तभी पांडाल की ओर से लोगों का शोर सुनाई देने लगा। बिरमू और शोभन की आत्मा पांडाल की ओर दौड़ पड़े। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। उसके पापा के घावों पर वही घरेलू दवाई लगाकर बिस्तर में आराम करने के लिए लिटा दिया। बिंदु पहुंच गई नीलू और चाची के पास। लक्ष्मी भी वहीं उनके पास बैठी हुई थी। चाची, अच्छा नहीं किया उस भाई ने। और लक्ष्मी, वो तेरे लिए क्या बोल रहा था? वो ठेकेदार है ना, जो कुछ दिन पहले जेल से छूटकर आया है, मेरे को दुश्मन समझता है। मुझे कहीं से पता चला कि वो इस भाई का रिश्तेदार है। उसके और उसके आदमियों को बुला कर रखा है उसने। ये तो मेरे रास्ते में ही मुझे मरवा देता, पर मैंने यहाँ आने का दिन ही बदल दिया। आना भी जरूरी था, यहाँ भी तो सचेत करना था। सब ठीक ठाक लग रहा था, सोचा चुप रहूं, पर ये तो शादी में अड़चन डालने पर तुले हुए हैं, कहकर लक्ष्मी सारी बात बताकर चुप हो गई। घर वाले, रिश्तेदार सारे चिंता में डूबे थे। बिरमू बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। शोभन बोल पड़ा, अच्छा किया तूने नीलू की माँ की मदद कर दी। पता है, लक्ष्मी को भी ये लोग नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हैं। लक्ष्मी सारी बात बता रही है बिरमू को। बड़ी हिम्मत वाली है लक्ष्मी। शोभन, कुछ सोच भाई, वरना अनर्थ हो जाएगा। अरे वही तो सोच रहा हूँ, इनसे तो आज मैं अकेले ही निपट लेता हूँ। उस माफिया ठेकेदार का भी तो इंतजार करना था। हमारे सरदार सब देख रहे हैं, चिंता मत कर। बिरमू और उसके साथियों ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। जो लोग अभी डरे सहमे हाथ पर हाथ धरे बैठे थे, उनमें भी हरकत आ गई। बिंदु जो अभी ढोल बजा रहा था, ढोल की आवाज सुनकर ही तो आई थी, अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह जमीन पर बैठ गई। बिंदु और चाची और लक्ष्मी को देखकर घबरा गए। उसको उठाते हुए उससे पहले कि वो खड़ी हो गई और तेज कदमों से पांडाल में पहुंच गई। पांडाल में सफेद चमकदार कपड़ों में बहुत सारे लोग दिख गए। सारे जाने पहचाने चेहरे देखकर वह खुश हो गई। तभी उनमें से एक आदमी उसके पास आया और बोल पड़ा, बिंदु, कैसे है तू? सरदार ने कहा है कि चिंता मत करना,
जो भी सही करना होगा हम सब कर लेंगे, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उनसे बात कर ही रही थी कि लक्ष्मी और चाची भी उसके पास आ गई। बिंदु से पूछने लगी चाची ने, किससे बात कर रही है तू यहाँ? कोई तो भी नहीं है। चाची की आवाज कानों में पड़ते उसे ऐसे लगा कि वो नींद से जाग गई। वो बोल पड़ी, चाची मुझे नहीं पता मैं किससे बात कर रही थी। चाची ने सोचा झगड़े से डर गई है इसलिए बड़बड़ा रही होगी और आगे बात नहीं की। वे अब कमरे में आ गए। गांव के लोग, रिश्तेदार बारात में स्वागत की तैयारी करने लगे। पापा ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। नीलू की शादी भी धूमधाम से होगी। नीलू के पापा के माथे पर चोट को सहलाते हुए बोल पड़ी बिंदु। पापा ने बिंदु को देखा, उन्हें भी अपनी बेटी बिंदु की याद आ गई। उसे याद कर उनकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ नहीं कह पाए, बस इतना ही बोले कि बिरमू कैसे हैं? उसे तो किसी ने नहीं मारा ना? अब बिंदु नीलू के कमरे में आ गई और उसे तैयार करने लगी। गांव से 1 मील दूर जहां से बारातियों को पगडंडी से होकर गांव पहुंचना था, वहां उनके लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करना था। वहां के लिए गांव के 4-5 लड़कों को सामान के साथ रवाना कर दिया। बिरमू और शोभन की आत्मा भी उनके साथ चल पड़े। बारात निश्चित जगह पर पहुंच गई थी। वे चाय नाश्ता कर ही रहे थे कि बारातियों में भगदड़ मच गई। बाराती इधर उधर भागने लगे। गांव का वही आदमी जो सुबह गुंडागर्दी करके चेतावनी देकर गया था, उसके साथी और ठेकेदार उसके आदमी बारातियों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे थे। दूल्हे पर भी वार करने ही वाले थे कि दूल्हे ने अपना बचाव कर लिया। तभी शोभन ने दूल्हे पर हमला करने वाले पर जोरदार लात मारी जो 5 फुट दूर जाकर गिरा। यह तो संकेत मात्र था। सारी आत्माएं जो शोभन के इसी हमले का इंतजार कर रही थी, सबके सब बदमाशों पर टूट पड़े और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे थे। शोभन कहने लगा, वो रहा दुष्ट ठेकेदार जिसने लक्ष्मी को धमकी दी है। ठेकेदार की तरफ इशारा करते हुए बोल पड़ा बिरमू। बस बिरमू का इतना ही बोलना था कि शोभन टूट पड़ा ठेकेदार पर और सारे गुंडे बदमाश जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ऊपर पहाड़ी, सामने गहरी खाई और नीचे बहती उफनती नदी, कहाँ भागते। बारातियों को थोड़ी चोट आई थी पर सब ठीक था। सारे बाराती सोच में पड़े हुए थे। इतने बड़े गुंडे बदमाशों को मारने वाले गांव के लोग कितने हिम्मत वाले हैं। पूछ ही लिया गांव के आदमी से जो उन्हें चाय नाश्ता करा रहा था, भाई हमारे गांव के तो 4-5 ही लोग हैं, वे लोग आप बारातियों में से होंगे। कहते कहते वे भी अब सोच में पड़ गए। गांव वालों को सारी घटना का पता लग चुका था। कुछ देर बाद बारात भी गांव में पहुंच चुकी थी। गांव वालों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बाराती घराती जिसके मुंह से सुनो कुछ घंटे पहली वाली चर्चा ही हो रही थी। सारे सोच में पड़ गए कि वे लोग कौन रहे होंगे जिन्होंने समय पर आकर अनहोनी को होने से बचाया। शादी की रस्में शुरू हो गईं। बिरमू को बुला लिया। नीलू के पापा ने उसे अपने पास बुलाया और उससे बोले, बिरमू मुझे माफ कर देना बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ बुरा व्यवहार करता रहा और ये बिंदु है कैसे पापा पापा कहकर मेरी हिम्मत बांध रही थी। मुझे तो लग रहा है कि यह मेरी अपनी बिंदु है। यह मुझे तो लगता है कि तुम लोगों की वजह से ही आज हम बच गए हैं। अगर तुम लोग नहीं आते तो क्या होता हमारा। नहीं आते चाचा जी, हमें तो आना ही था, बिंदु ने जो वहां आकर कहने लगी। कुछ देर पहले तो पापा पापा कह रही थी, अब चाचा बोल रही है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर जो भी है तू मेरी बिंदु की तरह ही है। पापा ही बोल मुझे। बिंदु के सर पर हाथ रखते हुए बोल पड़े। रात को नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा था। शोभन पहुंच चुका लक्ष्मी के पास। लक्ष्मी जरा बाहर तो आ, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। और शोभन लक्ष्मी से कहने लगा। आवाज सुनकर लक्ष्मी चौंक गई। बरसों पुरानी शोभन की आवाज उसे याद आ गई। आवाज के पीछे पीछे वह बाहर आ गई। लक्ष्मी, मैं शोभन हूँ, दिखाई नहीं दे रहा हूँ ना? नजर भी आ जाऊंगा पर तुझे नजर नहीं आना चाहता। मुझे तेरे बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। सुनकर अच्छा लगा कि तू पहले जैसे ही हिम्मत वाली है। उस दुष्ट ठेकेदार का काम कर दिया है, अब निश्चिंत होकर रहे। उसके बाद तुझे ज्यादा
कुछ याद नहीं रहेगा। हाँ, जब भी तुझे कोई मुश्किल में पड़ जाए या कोई मुश्किल आए तो बिंदु है ना, वो तेरी सहेली बिंदु, वो भी तेरे बारे में जानकर दुखी हो रही थी। अच्छा तू अब बता, तू अब जा, कहकर शोभन चुप हो गया और लक्ष्मी शोभन को याद करते करते वहां से चली गई। आज रात को विदा होना था, सारी रस्में हो गई थी। नीलू सभी के गले मिलकर विदा हो रही थी। बिंदु को गले लगकर वह बोल पड़ी, दीदी तू मेरी बिंदु दीदी है, तभी तो आई है शादी में। बिरमू लक्ष्मी दीदी, पापा माँ गले लगकर उनसे बिछड़ने के गम में रोते रोते अपनी नई दुनिया बसाने डोली में जाकर वह बैठ गई। बारात विदा हो चुकी थी। बिरमू ने शोभन से कहा, शोभन, प्रेतों के सरदार को मेरी ओर से हमारी मदद के लिए उनका धन्यवाद बोलना, और तुमने भी बहुत अच्छा किया लक्ष्मी से मिलकर। अकेली औरत है ना वो, उसे भी और हिम्मत आ जाएगी। अब तू भी चले जाएगा ना। पास के गांव में खबर फैल चुकी थी। लोग सातिर बदमाशों को उनके करने का फल देने वालों की तारीफ करते थक नहीं रहे थे। 2 दिन बाद ठेकेदार और गांव वाले बदमाश उनकी लाशें जो नदी में तैरते हुए देखने को मिली, यह खबर पूरे इलाके में फैल गई और खुशी छा गई। आज बिरमू बिंदु को विदा होना था। बिरमू और साथी भी उसके ढोल बजाकर शादी वाले घर वालों को मेहमानबाजी के लिए और उनकी बेटी दुल्हन जो बनी हुई थी नीलू के परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे थे। बिरमू और ढोल बजाने वालों की खुशी खुशी उन लोगों ने विदा किया। बिंदु को तो बेटी की तरह ऐसे विदा किया जैसे सगी बेटी को कर रहे हो। चाचा चाची के गले लगकर बिंदु रो रही थी। बिंदु, पास में ही तो रहते हैं बेटी, आते रहना, चाचा ने उसके सर पर हाथ रखकर बोल पड़े। बिरमू बिंदु लक्ष्मी से मिलकर चल पड़े। शोभन ने भी लक्ष्मी की ओर देखा और वो भी बिरमू और बिंदु के साथ चल पड़ा। अब वे अपने गांव की सरहद में पहुंच गए थे। बिरमू और लक्ष्मी से मिलकर शोभन भी जो अपने प्रेत लोक के लिए चल पड़ा और बिंदु और बिरमू अपने गांव की तरफ चल पड़े। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक है, इसका किसी भी घटना से कोई वास्ता नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।